जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। तो देखिए इसका जो पद का सृजन सबसे पहले हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि जो पहली बार जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था इस 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में ये हुआ था। तो यह आप सभी जानते होंगे। उसने वहाँ पे पहले सबसे पहले जो आया था इस कंपनी के रूप में आया था भारत में, मतलब व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मतलब खनिज संपदा को देखकर धीरे धीरे यहाँ पे ये कब्जा करने का शुरू किया। तो ये सबसे पहले जो था ये बंगाल पर कब्जा किया होंगे क्या था, जिसका नाम जो पहली बार युद्ध हुआ था उसका नाम था प्लासी का युद्ध। ये सभी जानते होंगे। ये हुआ था कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और उस समय जो इसका नेतृत्व कर रहा था ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिससे जो बंगाल का जो नवाब था उसका हार हो गया था। पुनः एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके तहत क्या हुआ, ये पूरा बंगाल पे मतलब ये धीरे धीरे कब्जा करने लगा। और कब्जा करते करते यहाँ पे जो पद का सृजन हुआ था उसका जो पहला जो बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वो बना था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का। इसमें वेक्टर मुंडो था सेनापति। लेकिन ये पहला युद्ध था। यहीं से धीरे धीरे यहाँ पे मतलब शासन करना स्टार्ट कर दिया था जो ब्रिटिश सब था। तो उसके लिए एक मतलब ब्रिटेन से जो एक व्यक्ति यहाँ पे भेजता था ताकि मतलब पूरा कंपनी को मतलब कंट्रोल करे। तो उसका नाम क्या रखा था? गवर्नर जनरल। क्या रखा था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये पहले जो होता था इसका नाम था गवर्नर, उसके बाद नाम रख दिया इसका गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद इसका नाम रख दिया वायसराय। 58 तक आते थे। और फिर जब भारत जब आज़ाद हुआ तो इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। देखिए गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी के बारे में हम डीप से मतलब अच्छा से पढ़ेंगे। और जितना भी जो भी गवर्नर जनरल से अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो हम बता देंगे। तो इससे भी कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, बहुत पढ़ने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है पहला गवर्नर जनरल। जो ये बताया जो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये पहली बार जो शासक पे रहा। ये कब से कब तक रहा था? 1757 से 60। उसके बाद दूसरा कार्यकाल इसका हुआ था 1765 से 67 को। अब देखिए इसने क्या क्या इसका जो काम किया था वो पढ़ते हैं। देखिए इसने मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 में हुआ था ईस्वी के द्वारा कंपनी से संरक्षण में ले लिया। क्या कर दिया? कंपनी के संरक्षण में ले लिया। मतलब यहाँ पे राजा रहेगा, पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। उसके बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। जो द्वैत शासन होता था उसको अंत कर दिया। व्यवस्था की जिसके अंत नहीं किया था। द्वैत शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने तहत सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने के लिए जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थे। तो इसी को बोलता है द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब होता है, जैसे भारत का बात करें तो इसमें देखिएगा एक केंद्र में शासन होता है और एक राज्य में होता है। इसको क्या बोलता है? मतलब सत्ता में भी केंद्रीकरण। इससे क्या होता है? दोनों को पावर रहता है, राज्य को भी पावर रहता है, केंद्र को भी रहता है। उसी तरह यहाँ भी था। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैत शासन का जो द्वैत शासन था ये किसके समय मतलब था, किया था? तो इसमें बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए दो उप दीवान, एक बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब रहे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दो जो उप दीवान नियुक्त किया गया था बंगाल का कौन था? तो ये मोहम्मद रजा खां था और बिहार का कौन था? सिताब राय था। उसके बाद अन्य गवर्नर और भी था, जैसे बेरलास्ट हो गया, उसके बाद कार्टियर हो गया, उसके बाद वारेन हेस्टिंग। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, तो पहले आप जानेंगे वारेन हेस्टिंग के बाद। देखिए वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता पहुंचा। नेक्स्ट अब देखिए 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। उसने राजस्व व्यवस्था के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। यह ध्यान रखिएगा। इसने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट कार्य। उसके बाद अधिनियम 1781 द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया। तो ये किसने किया था सब? ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध एवं नंद कुमार को फांसी अवध के बेगमों से जैदी
इसके कारण हेस्टिंग के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क के आरोप पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला गया। मतलब यहाँ पे जो असंतुष्ट कर करके जो यहाँ पे गया था, तो वहाँ पे बर्क ने उसमें महाभियोग लगाया था, चलाया था, किंतु ये आरोप मुक्त हो गया। मतलब मुक्त कर दिया इसको, क्योंकि इतना इसने जो यहाँ पे किया था गलत काम, उसके लिए वहाँ पे महाभियोग भी लगा, लेकिन ये क्या हुआ, बच निकला। उसके बाद कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। तो कलकत्ता को जो बंगाल की राजधानी घोषित किया था इसी समय। उसके बाद हेस्टिंग ने जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन कर 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय एवं एक सदर न्यायालय की स्थापना की। देखिए, दीवानी का मतलब होता है भूमि संबंधी जो होता है बात, इसके अंतर्गत रखा आता है, और फौजदारी होता है जो थोड़ा मार झगड़ा संबंधी होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेस्टिंग ने कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 25 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा था, पीट्स इंडिया कब पारित हुआ था, तो ये 1784 में के विरोध में हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। इस काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसी के समय में हुआ था, किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिख रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो किया था 1784 में, किसने किया था, विलियम वेटिंग ने किया था, ये ध्यान रखिए, विलियम जोन्स ने किया था, सॉरी। उसके बाद की गई कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया था, उसी समय। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के समय बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई। मतलब ये स्टार्ट किया था किसने, इसने किया था क्लाइव ने, लेकिन इसको हटा दिया किसने, इसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद रोहिला का युग 1775 से 82 के बीच का प्रथम मराठा युद्ध था। 1782 में जो हुआ था सलाबाई संधि। उसके बाद 1780-84 द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, इसी के समय हुआ था। इसी के समय 1782 में जोनास डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में था, उसका स्थापना किसने किया था, जोनास डंकन ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हेस्टिंग के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये था द बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। तो देखिए, इसमें जितना भी था हम इंपॉर्टेंट बता दिए, ये बता दिए जो ये पहले मदरसा था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी बताया। उसके बाद यहाँ पे जोनास डंकन ने जो संस्कृत विश्वविद्यालय का खोला था बनारस में। उसके बाद 10 बंगाल गजट जो पहला समाचार पत्र था। ये सब इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ेंगे। उसमें एक और गवर्नर आया था, जॉन मैकफर्सन। ये जो था इसका कार्यकाल, ये अस्थायी गवर्नर जनरल था। पूछेगा कि मैकफर्सन कैसा गवर्नर जनरल था, तो ये कार्यकारी अस्थायी गवर्नर जनरल था। तो ये इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो गवर्नर आया था कॉर्नवालिस आया था। इसको बहुत पूछा था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल भी हुआ था इसका। पहला हुआ था 1786 से 93, उसके बाद हुआ था 1805 में। तो देखिए इसके क्या क्या मुख्य कार्य हैं। देखिए, इसने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। उसके बाद इसे भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। मतलब अलग जो क्या था, हेस्टिंग जो क्या था, वारेन हेस्टिंग ने उसको क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया, क्योंकि वो फौजदारी दीवानी के लिए अलग रखा था। उसके बाद 3 बंगाल 1 बिहार कुल 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना कराई। उसके बाद कॉर्नवालिस ने 1793 में शक्ति के पृथकीकरण, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया सिद्धांत, पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। इसके द्वारा कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली गई और उसके पास मात्र कर संबंधित अधिकार रहे। मतलब जितना भी न्याय का जो कर सकता था कलेक्टर, वो छीन दिया। सिर्फ टैक्स जो संबंधित था उसी को अधिकार रहने दिया। इससे वकालत पेशा को नियमित बनाया। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या था, इसने 0 में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। उसके बाद यूरोपीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब बोला निजी व्यापार कोई नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद कॉर्नवालिस ने 1793 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है कि कोई जैसे 10 वर्ष या कितना वर्ष के लिए, मतलब जमींदारी के लिए फिक्स, मतलब इसमें फिक्स टैक्स जो होता है बांध देता है, कर बांध देता है, उसको वसूली करता है, इसको बोलता है अस्थाई बंदोबस्त। ये बिहार बंगाल सब में लगाया था। कब लगाया था, ये किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने। कब लाया था, ये 1793 में लाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% मतलब 11 में 10 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग जो होता है अपने पास रखता था। तो बहुत ज़्यादा ये कर था, टैक्स था। उसके बाद देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने अपनाई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अस्थायी बंदोबस्त योजना किसने अपनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी और इसको लागू किया था कितना? कॉर्नवालिस ने बनाई थी। उसके बाद इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार द्वारा भू राजस्व तय करने के लिए स्वतंत्र थे। उसके बाद प्रशासन का यूरोपीकरण, मतलब प्रशासन में जो होता है यूरोप का मतलब नियम कानून थोपना किया। अब भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा एवं मुंसिफ, सदर, अमीन तथा डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया गया, मतलब कम पोस्ट पर इसको रखा गया और जितना भी अच्छा पोस्ट था वो सब यूरोपियन को दिया गया, मतलब ब्रिटिश सबको। उसके बाद कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा प्रारंभ किया, जिसको यूपीएससी बोला जाता है, सिविल सेवा जो अभी भी चल रहा है। इसलिए कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नागरिक सेवा का भारत में जनक किसको बुलाया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बुलाया जाता है। ठीक। उसके 1805 में कॉर्नवालिस दोबारा भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन हाजीपुर में उसका मृत्यु हो गया था। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस गवर्नर जनरल का मृत्यु यहाँ हो गया था भारत में? तो इसका हुआ था कॉर्नवालिस का। उसके बाद आता है जॉन शोर। इसने हस्तक्षेप नीति के लिए इसको याद किया जाता है। तो जॉन शोर का कार्यकाल हुआ था 93 से 98 तक, 1793 तक इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकफर्सन को जो बताए थे वो अस्थायी गवर्नर जनरल था। उसके बाद जॉन शोर का जो याद किया जाता है वो हस्तक्षेप नीति के लिए याद किया जाता है। इसी के समय निजाम तथा मराठों के बीच 1755 में खुर्दा का लड़ाई हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछेगा खुर्दा का लड़ाई कब हुआ था? 1755 में। किसके समय? जॉन शोर के समय में। इसी के समय इलाहाबाद का कंपनी में साम्राज्य में विलय हो गया। तो क्या हो गया? इसी के समय में इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया, मतलब इलाहाबाद में जो उसको कंट्रोल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो गवर्नर है वो है वेलेस्ली। ये कब से कब तक रहा था? ये 1798 से 1805 में ईस्वी तक इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। किसको? वेलेस्ली का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर? तो वेलेस्ली को कहा जाता है। देखिए वो से बंगाल होता है, वो से वेलेस्ली, याद रखिएगा। इसको और याद किया जाता है सहायक संधि के लिए। देखिए सहायक संधि होता है सहायता के लिए, मतलब राजा के पास भेजा जाता था ब्रिटिश सरकार सेना, लेकिन ये जो था उसका एक सहायक संधि सिर्फ नाम के लिए रखा गया था। इसका एक ही मकसद था कि किसके राज्य में मतलब कितना सेना है उसका खुफिया जानकारी लेना, इसी को बोला जाता है सहायक संधि। ये बहुत ही मतलब घटिया नीति था, लेकिन उस लोग को बहुत फायदा था, लेकिन भारतीय जनता के लिए जो भारतीय राजा था उसके लिए बहुत ही मतलब ये विष के समान था। देखिए सहायक संधि की नीति को अनिवार्य कर दिया, मतलब जहाँ जहाँ राजा रहेगा वहाँ पे ब्रिटिश सेना रहेगा, उसको पैसा भी उसी को देना पड़ेगा राजा को। कितना खराब था ये नीति, और पूरा मतलब इसका ब्यौरा देता था मतलब ब्रिटिश सरकार को। उसके देखिए भारत में यह नीति सर्वप्रथम डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर ने अपनाया था, क्योंकि फ्रांस का भी यहाँ पे शासक था। फ्रांस और इंग्लैंड का जो हुआ था वननिवास का जो 1760 में जो हुआ था, तो उसी के समय क्या हुआ था उसमें ब्रिटिश जो था ना जीत गया था और वो हार गया था, तो उसको भागना पड़ा था यहाँ से। तो लास्ट में जो शासन किया तो ब्रिटिश यहाँ पे किया था। उसके बाद देखिए सहायक संधि जो लाया था, सहायक संधि करने वाला राज्य तो पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कब किया था? 98 में। उसके बाद मैसूर में किया था 1799 में। देखिए यहाँ पे दो याद रखिए, दोनों में ऐकार हैं, इसमें देखिए ऐकार हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और मैसूर। तो इसको उसके बाद तंजौर, ये दोनों में देखिए ऐकार है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कब हुआ था ये? सबसे पहले सहायक संधि जो अपनाया था हैदराबाद निजाम, उसके बाद कौन था? मैसूर था, उसके बाद कौन सा? तांजावुर था। तो ये कब क्या होता? 1799 में। ठीक। उसके बाद अवध था 1801 में। उसके बाद पेशवा था, जो पेशवा वहाँ पे था, जो इसको जो पेशवा वहाँ पे बुलाते हैं, मतलब जो वहाँ महाराष्ट्र में रहता है उसको बोलते हैं पेशवा। क्या बोलता है उसको? पेशवा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद बरार और भोसले ने मतलब इसको अपनाया था 1803 में। उसके बाद सिंधिया ने 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये सब था सहायक संधि। उसके बाद इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो यही पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सहायक संधि जो लाया था वेलेस्ली ने, ऐसा कौन सा जो राज्य था, मतलब जो प्रांत था वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो ये था होलकर। कौन था? होलकर। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद उसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को
भर्ती युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में। तो 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक, स्थापना किए थे। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? वेलेस्ली ने। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के प्रशासन में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब देखिए इधर भी आप चार्ट में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा जो था राज्य जो सहायक संधि को अपनाया था, कब कब। इधर तो बता दिए थे कि सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजावुर, उसके बाद कौन था? अवध, उसके बाद पेशवा था, उसके बाद भोसले, उसके बाद सिंधिया। लेकिन होलकर ने सहायक संधि नहीं अपनाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आया था, उसके बाद आया था सर जॉर्ज वारले। इसके समय वेल्लोर विद्रोह हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके किसके समय वेल्लोर विद्रोह हुआ था? तो ये वारले के समय हुआ था। कब हुआ था? 1805 से 1807 के तक रहा था। तो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन की। इसी के समय प्रमुख घटना बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। तो यही इसको याद रखना है कि बेल्लोर विद्रोह किसके समय होता है? जॉर्ज वारले। और नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए मिंटो 2 आया था। एक आया था 1909 में, देखने के लिए जो मार्लो मिंटो अधिनियम आया था 1909 में, 5 से 10 तक रहा था लगभग। और ये मिंटो प्रथम है। उसके बाद मिंटो द्वितीय को पढ़ेंगे। अब देखिए मिंटो जो प्रथम था ये कब से कब तक रहा था? 17 से 13 तक रहा था। ये 5 वर्ष का कार्यकाल रहता था सबका लगभग, इसमें कभी आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद देखिए ये 7 से 13 तक रहा था। उसने जो लॉर्ड मिंटो जो प्रथम था, इसने बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद नागपुर जो महाराष्ट्र में, विद्रोह को दबाया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट पारित जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय रंजीत सिंह जो वहाँ का शासक था, लाहौर मतलब अमृतसर में आता था, उसमें रंजीत सिंह के समय अमृतसर की संधि 1809 में हुई। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी का स्थापना 1808 में हुआ। उसके बाद मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट, जिसको बोलता है कसरतकारी अधिनियम, कसरतकारी जो अधिनियम था लागू हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो 1822 में हुआ था, मिंटो प्रथम के समय। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है? हेस्टिंग्स। ये इंपॉर्टेंट आता है। ये 1813 से 23 तक रहा था, मतलब ये लगभग 10 वर्ष तक रहा था। अब देखिए इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसमें क्या होता है? इसको सिगोली संधि के साथ हुआ था समाप्त। उसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति जनरल आर्टर लोनी, कर्नल निकोलसन, उसके बाद गार्डनर ने गोरखा राजा अमर सिंह थापा जो नेपाल से बिलोंग करता था को आत्मसमर्थन के लिए विवश किया। और दोनों के बीच नवंबर 1815 में सुगौली की संधि चंपारण बिहार में हुई। सिक्किम अंग्रेजों को मिला। उसके बाद इसने पिंडारियों का दमन कर दिया। देखिए पिंडारियों का नेता जो था वासिद मोहम्मद और चीतू एवं करीम खां थे। मतलब ये जो पिंडारी ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करता था, मतलब उसमें ये काम करता था, लेकिन काम से संतुष्ट नहीं होने के कारण उसका विरोध करने लगे। सब पिंडारी कहलाया। ठीक, उसके बाद देखिए उसमें इसने प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया। जो प्रेस होता है, जो भारत का चौथा स्तंभ बुलाता है, इससे प्रतिबंध ही हटा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था किसने? इसी ने। उसके बाद इसी के काल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में। अब देखिए नेक्स्ट गवर्नर है जॉन एडम। देखिए इसका कार्यकाल। अब देखिए नेक्स्ट है गवर्नर जॉन एडम। ये कब था? 1823 में। ये भी अस्थायी नियुक्त किया गया था। समाचार, उसके बाद पत्र, प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। तो इस किसने लाइसेंस अनिवार्य किया था? तो इसने किया था जॉन एडम ने। उसके बाद आता है लॉर्ड एम्स्टर्डम। अब देखिए ये क्या किया था? देखिए इसका जो कार्यकाल था ये 23 से 28 तक रहा था। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 24-26 में हुआ था, में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया। देखिए यान्डबू का संधि और बर्मा वाला ये दोनों को पूछा जाता है। बर्मा को पराजित किया, जो बर्मा को म्यांमार भी बोला जाता है। में दोनों के मध्य
यांडवों की संधि हुआ। तो यांडवों की संधि जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था। उसके बाद 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। किसके? एम्स्टर्डम के समय थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विलियम वाइले, ये इसका कार्यकाल 28 तक, देखिए ये भी अस्थायी था। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग, देखिए इसका कार्यकाल कब से था? ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ये विलियम बैटिंग था जो था ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मिल एवं बेथम के विचारों से प्रभावित बैटिंग कट्टर हुई, मतलब उदारवादी था। उसके बाद बैटिंग ने 1803 में मद्रास का गवर्नर बना। उसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बलिया न पहनने देने के पर बेल्लोर सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ये बेल्लोर सैनिक विद्रोह जो हुआ था ये किसके समय हुआ था? ये हुआ था विलियम बैटिंग के समय हुआ था। किसके लिए हुआ था? मतलब माथे पे जातीय चिन्ह और कानों में बलिया न पहनने देने के कारण हुआ था। उसके बाद 1833 के चार्टर द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग को बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? विलियम बैटिंग था। लेकिन बंगाल का पूछेगा था रॉबर्ट क्लाइव था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में बंगाल में तथा 1830 में समस्त भारत में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये सती प्रथा प्रतिबंध जो लगाया था किसके समय लगा था? विलियम बैटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सती प्रथा का उसमें प्रथा क्या होता था? अगर किसी का अगर पति मर जाता था उसको पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था। तो इसका जो था अकबर मराठा साहब ने इसको विरोध किया था। उसके बाद अंग्रेज में भी मतलब इसका बहुत विरोध किया था। तो इसमें जो सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय को ने उसका सहयोग किया था। कि राजा राम मोहन का जो राजा को उपाधि दिया था ये अकबर द्वितीय ने दिया गया था। देखिए राजा राम मोहन राय मतलब सती प्रथा का विरोध इसीलिए था क्योंकि इसका जो बचपन में इसका माँ मर गया था। ये भाभी जो था इसी को ये माँ बोलता था, लेकिन इसका भाई जो था इस किसी कारणवश मृत्यु हो गया, इसके कारण उसका भाभी को भी मतलब जला दिया गया था, सती कर दिया गया था। इसीलिए गुस्सा था इससे, इसीलिए मतलब ये विलियम बैटिंग से मिलकर सती प्रथा को ये खत्म किया था। अब देखिए नेक्स्ट है बैटिंग ने कर्नल स्लीम की सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठग जो होता है, ठगी प्रथा जो कम तोलता है, मतलब जो किसी को ठगता था उसको भी समाप्त कर दिया था। ठग देवी जो होता था ये काली का पूजा करता था, ये ध्यान रखिएगा। बैटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, शिशु बालिका पद जो होता है किसने प्रतिबंध लगाया था? तो बैटिंग लगाया था। उसके बाद बैटिंग ने 1833 में एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार माना। मतलब जैसा ना कि जाति या रंग को, मतलब अगर योग होगा तो उसको काम मिलेगा, बाकी बात योग के अनुसार नहीं मिलेगा। अगर योग नहीं रहेगा तो उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलेगा। ठीक। उसके बाद बैटिंग ने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसीलिए उस समय जो होता था महात्मा गांधी सब हो गया और सब भी जितना भी होता था ये सब अंग्रेजी अच्छा जानता था क्योंकि उसका शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी था। उसके 1835 में बैटिंग ने कलकत्ता मेडिकल हॉल की नींव रखी। उसके बाद बैटिंग ने मैसूर में 1831 में, उसके बाद दुर्ग 1834 में ईस्वी मध्य कछार, उसके बाद 1834 ईस्वी तक का कंपनी साम्राज्य में विलय किया। उसके बाद मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटिंग कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया। इसका कार्य मजिस्ट्रेटों तथा कलेक्टरों में बांट दिया। नेक्स्ट, न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। उसके बाद बैटिंग ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट कौन होता है गवर्नर? देखिए मेटकॉप, ये इंपॉर्टेंट है, ऑकलैंड सॉरी, उसके चार्ल्स मेटकॉप होता है। देखिए उसके बाद आता है चार्ल्स मेटकॉप, ये 35-36 में रहता है। इससे जो होता है ना प्रेस मुक्तिदाता बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसने प्रेस को नियंत्रण बढ़ाया, उसके इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है, ध्यान रखिए। उसके बाद था लॉर्ड ऑकलैंड जो आया था 36 से 42 तक रहा था। देखिए इसके समय अफगान युद्ध 39 से 42 में हुआ, 1839 से 42 में हुआ। उसके बाद 39 में ही ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली के लिए ग्रांड ट्रंक की मरम्मत करवाया। तो इसमें पूछेगा ग्रांड ट्रंक जो रोड था कलकत्ता से जो था दिल्ली तक, इसको किसने मरम्मत कराया था? तो किसने? ऑकलैंड ने कराया था। उसके बाद लॉर्ड
के समय में भारतीय विद्यालयों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी। मतलब भारतीय जो होता है वो भी मतलब डॉक्टरी के लिए बाहर जा सकता है पढ़ने के लिए। अब आता है लॉर्ड एलनबरो। इसके लिए एक ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो था ना दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। देखिए एलनबरो जो रहा था ये 42 से 44 के बीच रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने रविवार को छुट्टी को भी मतलब दिया था, इसी के समय स्टार्ट हुआ था, रविवार को छुट्टी होता है। तो इसके समय में 1833 में इस एक्ट द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध लगा। देखिए दास प्रथा का मतलब होता था किसी की सेवा में हमेशा जिंदगी भर अपना समर्पित कर देना, तो ये दास प्रथा था। दिया उसके बाद इसके समय प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय 1847 में सिंधिया को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। सिंध जो वहाँ पड़ता है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत को। और इसमें एक जो था वो भी याद रखिएगा, इसने जो रविवार को छुट्टी को भी स्टार्ट किया था एलन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया था हार्डिंग। इसका जो कार्यकाल था ये 1844 से 48 तक रहा था। आप देखिए यहाँ पे जो हार्डिंग था इसने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसे नरबली एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसे उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुएं को मुक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डलहौजी से बहुत ही पूछा जाता है। इसी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स लाया था, राज हड़प नीति। उसके पास पढ़ेंगे कि इसमें बूट डिस्पेट लाया था उसने। इसी के समय पहली बार जो था क्या हुआ था, ट्रेन चलाया था भारत में। तो ये सभी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।